हाय पार्थ, वेलकम टू यू ऑन माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो मुझे सबसे पहले ये जानना है आपके बारे में कि ये सब कैसे स्टार्ट हुआ। आपका एक ड्रीम था, जब मतलब जितना मुझे पता है कि आपका एक ड्रीम था, आप 15 इयर्स के थे तभी आपने ड्रीम देखा था कि आपको क्लाइंब करना है। तो सब कैसे स्टार्ट हुआ, वो प्रोसेस क्या था? वेल एज यू राइटली सेड, 15 साल की उम्र में ये सब की शुरुआत हुई, लेकिन उसके पहले की लाइफ मेरी कैसी थी वो जाननी भी थोड़ी ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड कि ये शुरुआत मेरे लिए एग्जैक्टली शुरुआत क्यों थी। तो बचपन से ना ही मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, ना ही मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था, ना ही किसी चीज़ में अच्छा नहीं था मैं। मतलब जैसे तैसे बैरली जस्ट गोइंग थ्रू लाइफ। आई वॉज अ कम्प्लीटली लॉस्ट किड। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ज़िंदगी क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जस्ट स्कूल में डाल दिया था तो एग्ज़ाम्स के बाद एग्ज़ाम्स जैसे तैसे क्लियर करते जा रहा था मैं। बट इट ऑल चेंज फॉर मी जब 2010 में मैंने एक न्यूज़ कवरेज देखी रैंडमली, और न्यूज़ में आ रहा था अबाउट अ 16-year-old बॉय फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम नोएडा, जिसने एवरेस्ट क्लाइंब किया था उस वक्त में। 2010 की बात है ये। एंड वो न्यूज़ कवरेज देखते हुए पता नहीं मैं इतना इंस्पायर हो गया उसकी बातें सुनते हुए, उसके एक्सपीरियंसेस सुनते हुए ही मैंने मेरे पापा को बोला कि यार मुझे भी ट्रैकिंग ट्राई करना है, मुझे भी एवरेस्ट क्लाइंब करना है। तो उन्होंने मुझे तभी बताया कि एवरेस्ट की तो तुझसे होने वाला है नहीं, तुझसे तेरे बोर्ड एग्जाम्स भी क्लियर होने वाले हैं नहीं, अभी तो एवरेस्ट की बात कर रहा है। तो तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो वीकेंड्स में सह्याद्री माउंटेन रेंजेस में मुंबई के आसपास ट्रैक्स करते। तो मुझे तो पता भी नहीं था सह्याद्री क्या होता है। बट मैंने बोला ठीक है, आप जैसे बताओ मैं वहाँ पे जाऊँगा। फिर ऑन दी अपकमिंग वीकेंड पापा ने मुझे एक ट्रैक पे सेंड किया। कलसूबाई करके एक पीक है, महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक है वो। तो वहाँ पे गया मैं ट्रैक करने। एंड ज़्यादा मुझे याद नहीं है उस ट्रैक के बारे में, मतलब धुंधली यादें हैं। बट एक चीज़ देखी मैंने वहाँ पे जो ज़िंदगी भर मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा, नहीं भूल पाया हूँ। वो था वहाँ से सनराइज़ जो मैंने देखा। एंड इतना खूबसूरत सनराइज़ एज अ 15-year-old मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। एंड जस्ट वो सनराइज़ देखते हुए मुझे अर्जुन की याद आई, वो बंदा जो न्यूज़ पे एक्सप्लेन कर रहा था अपने एक्सपीरियंसेस। एंड आई जस्ट थॉट टू माई सेल्फ कि यार अगर सनराइज़ यहाँ से इतना खूबसूरत है तो इस वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक से कैसा होगा। वो सनराइज़ जो अर्जुन ने देखा था वो 16 साल की उम्र में जब भी उसने क्लाइंब किया था एवरेस्ट, जिसका मैं न्यूज़ कवरेज देख के आया था। एंड इट जस्ट ऑल कनेक्टेड विथ मी एंड आई थॉट कि यार नो मैटर व्हाट इट टेक्स, मुझे इस लाइफ टाइम में एवरेस्ट क्लाइंब करना है और वो सनराइज़ देखना है। एंड आई थिंक वो प्रॉमिस जो मैंने खुद को किया एज अ 15-year-old, वहीं से शुरुआत हुई इस जर्नी की, इस सपने की आई वुड से। दैट्स ग्रेट। मतलब एक 16 इयर्स मतलब 15 इयर्स ओल्ड ने मतलब इतना सोचा और वो अचीव किया। ओके, तो मुझे जानना है कि ये सब प्रोसेस में मतलब फंडिंग्स का क्या था, आपने रेस कैसे किया फंड? क्योंकि ये इतना इजी नहीं है, वो मुझे पता है, बहुत पैसे लगते हैं। तो आपने कैसे किया सब मैनेज? Yeah, absolutely यार। And for people who don't know, it cost somewhere close to 25 to 30 लाख रुपीस, 25 से 30 लाख रुपए लगते हैं एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए। बहुत ज़्यादा महंगा सपना देख लिया था मैंने। एंड मैं जब भी 22 साल का था तब तक मैंने काफ़ी सारे ट्रैक्स कर लिए थे, काफ़ी सारे एक्सपीडिशंस कर लिए थे, काफ़ी सारे कोर्सेज कर लिए थे, जिससे एवरेस्ट के लिए अब मैं तैयार था। तो 22 साल की उम्र में 2017 में मैंने खुद को प्रॉमिस किया कि 2019 में मुझे एवरेस्ट क्लाइंब करना है। मैंने अपने आप को 2 साल दिए अपने आप को फिजिकली तैयार करने के लिए और पैसे रेस करने के लिए। तो पैसे कैसे रेस किए मैंने? घर से तो कुछ आने वाला था नहीं, बिकॉज मैंने इंजीनियरिंग किया था एंड पापा ने सारे पैसे वहाँ डाल दिए थे, और मैं इंजीनियरिंग बाद में कर भी नहीं रहा था, कुछ और ही कर रहा था मेरे लाइफ में। तो घर पे जाने की हिम्मत थी ही नहीं पैसे मांगने के लिए। बट उनका सपोर्ट था, डेफिनेटली सपोर्ट था इन वॉट एवर वे दे कुड।
दो डायरेक्ट पैसे नहीं दे पाए, बट उन्होंने हेल्प की पैसे रेस करने में। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रेजिंग द मनी फॉर एवरेस्ट वॉज अ मच बिगर एवरेस्ट फॉर मी पर्सनली, बिकॉज पहाड़ कैसे चढ़ना है ये तो मुझे आता है, ये मैंने सीखा है, लेकिन पैसे कैसे रेज करना है, ना ही मेरे फैमिली में ऐसा कोई बैकग्राउंड है, ना ही मुझे कोई ऐसी गाइडेंस थी कि पैसे एग्जैक्टली कैसे रेज करते। तो जो थोड़ा बहुत आइडिया था मेरे माइंड में पैसे कैसे रेज करना है, उसको मैंने लगाया। पहले तो माइंड में हर किसी के आता है स्पॉन्सरशिप, जैसे मैंने पिक्चर्स वगैरह देखे थे माउंटेनियर्स के, रेड बुल वगैरह, माउंटेन ड्यू का सब लोगो वगैरह या फ्लैग लेके जाते समिट पे, एंड मुझे लगा ऐसे ही होता होगा। तो जब मैंने कॉर्पोरेट्स से बात करनी शुरू की तब समझ में आया कि ये तो कुछ अलग ही गेम है इनका, मतलब ये जो दिखता है वैसा है नहीं। उनकी अलग भाषा है, उनके अलग एक्सपेक्टेशंस है, ऑब्वियसली सो होने ही चाहिए, व्हाई नॉट, उनकी अलग एक वे ऑफ वर्किंग है, बट उसके बारे में मुझे कोई आइडिया था नहीं, ना ही कोई गाइडेंस था, एज आई सेड। तो इन अ स्पैन ऑफ 2 years आई वुड से आई स्पोक टू अराउंड 180 कंपनीज पर्सनली, फेस टू फेस उनके ऑफिस में जाके मीटिंग करना, और हर मीटिंग के बाद मुझे कुछ सीखने मिलता था, कुछ समझ में मिलता था कि ओके मैंने कहाँ गलती की इस बार, तो नेक्स्ट टाइम, बट वो गलतियों को सुधार के मैंने सब सब मेरे कॉन्टैक्ट्स वेस्ट कर दिए, सब चांसेस वेस्ट कर दिए मैंने। तो ये कॉर्पोरेट्स में से तो कुछ मिला नहीं मुझे। स्टेट गवर्नमेंट में मैं ट्राई कर रहा था, वहाँ से भी मुझे कुछ भी नहीं मिला। सेंट्रल गवर्नमेंट में ट्राई किया, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। एंड जहाँ जाओ वहाँ पे आइदर ना सुनने मिलती थी या आइदर उल्टी सीधी बातें सुनने मिलती थी। उल्टी सीधी बातें मतलब ये कि कुछ लोग मुझे कहते थे बिना मांगे एडवाइस, ये ऐसे लोग बहुत होते हैं हमारे देश में कि हाँ ज्ञान फुकट में मिलता है, बाकी सबके लिए तुम्हें वैसा लगता है। तो और वो ज्ञान भी ऐसा कि खैर चलो क्या ही बोलूँ, वो अपने हिसाब से बोलते हैं लोग। तो मुझे वो बोलते थे कि यू आर अ यंग गाय, यू आर अ वेल स्पोकन गाय, यू आर अ वेल एजुकेटेड गाय, कि वाई आर यू वेस्टिंग योर लाइफ क्लाइंबिंग माउंटेन्स, और 25-30 लाख रुपए से तो तू गाड़ी खरीद सकता है, तू घर खरीद सकता है, तू ये कर सकता है, वो कर सकता है। मैंने मन ही मन में सोचता था 25-30 लाख है आपके पास, लेकिन आप वहीं के वहीं खच्चर के खच्चर ही रहेगा जिंदगी भर। बट क्या ही मैं उनको थोड़ी बोल सकता था तभी वहां पे, अभी बोल रहा हूँ ये वीडियोस के माध्यम से। तो एनीवेज, तो ऐसी चीजें मतलब इट यूज्ड टू रियली गेट मी डाउन, बिकॉज एक था मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जो भी रिक्वायर्ड है मेरी तरफ से मैं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे एक दूसरी साइड पे दुनिया थी जो मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर रही थी, who had no faith in me, and I thought कि यार ये तो मतलब there were some points when I started even doubting myself कि क्या इन लोगों को मुझ में कुछ ऐसा दिख रहा है जो मुझे खुद में नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ कमी है या कुछ लैकिंग है मुझ में। तो these negative things come in my mind, like it used to come in my mind, but एक एंकर था, एक अपने आप को एक जगह से मैंने बांध के रखा था, जो ये अंडरस्टैंडिंग थी कि the output, the result is not 100% in your control always, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें, बट द इनपुट, जो मुझे काम करना है, जो मुझे मेहनत करनी है, वो साला 100% मेरे कंट्रोल में, और किसी का बाप भी मुझसे वो कंट्रोल छीन नहीं सकता। तो चाहे कोई मुझ पर भरोसा करे ना करे, जब तक मैं मेरा एफर्ट डाल रहा हूं, कुछ ना कुछ आएगा। एवरीथिंग हैपेंस इन इट्स ड्यू टाइम। और ये थॉट मेरा एंकर था। तो जब भी ये नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में आया करते थे, मैं खुद को वापस ये याद कराता था कि नहीं, ये रिजल्ट्स, ये आउटपुट तेरे कंट्रोल में नहीं है, बट तुझे इससे डिविएट नहीं होना, क्योंकि तेरा इनपुट तेरे कंट्रोल में है, ठीक है। और ये एक चीज की वजह से आई यूज्ड टू कीप ऑन गोइंग एंड इवेंचुअली क्राउड फंडिंग के थ्रू आई वाज एबल टू रेज अराउंड 50% ऑफ द अमाउंट। लोगों से कॉन्ट्रीब्यूशंस मांगना, एंड मतलब सरप्राइजिंगली पीपल एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स माई एक्सपीडिशन, टुवर्ड्स माई ड्रीम, बिकॉज ये वही लोग थे जिन्होंने मेरा सपना बहुत सालों से देखा था, मेरी मेहनत देखी थी, मेरा ऑब्सेशन देखा था एवरेस्ट के साथ। एंड फिर इसके बाद मेरा सेविंग और थोड़ा पापा ने भी ऐड किया, अराउंड 30% वहाँ से, बिकॉज पापा का ये था कि अब तो पूरी दुनिया इसको पैसे दे रही है, तो मुझे भी कुछ देना पड़ेगा। तो वो गिल्ट में आके, गिल्ट नहीं कहूँगा, बट
देख के कि ये इतना मेहनत कर रहा है लड़का, तो चलो यार जितना बन सके। तो मेरे और मेरे पापा के सेविंग्स से अराउंड 30% हमने ऐड किया और बाकी 20% हमने लोन लिया, मैंने और मेरे पापा ने मिलकर लोन लिया फिर से जो अभी एज ऑफ फरवरी 2021 में रिपे कर रहा हूँ। आई डोंट नो ये पॉडकास्ट लोग कब देखेंगे, 10 साल बाद भी यूट्यूब पे रहेगा, ये हर जगह रहेगा। तो एज ऑफ 2021 तो मैं इसको रिपे कर रहा हूँ इस लोन को। सो इन अ वेरी शॉर्ट वे दिस इज हाउ आई वाज एबल टू रेज द मनी। बट ये बोलना बहुत आसान है, बट 2 साल तक जब भी आप इस स्ट्रगल के थ्रू जा रहे हो, दैट होल एक्सपीरियंस वाज समथिंग एल्स। बट यस, नाउ आई हैड द मनी टू गो टू एवरेस्ट। दैट्स ग्रेट। तो अभी मुझे जानना है कि जो लोग ने आप पे मतलब इतना ट्रस्ट नहीं दिखाया और ऐसा मतलब आपने कुछ डिफरेंस ये किया है नोटिस कि पहले आप पे जिसने ट्रस्ट नहीं दिखा और अभी आपको देख के ऐसा उनको प्राउड फील होता है कि तब भी उनको सपोर्ट दिया रहता हमने तो कुछ और ज़्यादा कर पाता ये, ऐसा कुछ? सपोर्ट दिया होता तो ज़्यादा कर पाता, ये तो मुझे कम दिखता है लोगों में। लेकिन ये एक चीज़ ज़रूर दिखती है मुझे कि एवरीबडी फ्रॉम माई स्कूल फ्रेंड्स टू माई कॉलेज फ्रेंड्स टू माई रिलेटिव्स, यार सब देखते हैं यार वीडियो, ये सब नहीं बोलना चाहिए मुझे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब जानते हैं, सब अपनी असली नेचर जानते, तो कोई बात नहीं। तो ये सब लोग मुझे एवरेस्ट के पहले एक अलग नज़रिए से देखते थे, इतना सीरियसली नहीं लेते थे मुझे जो मैं कर रहा हूँ एकदम बिकॉज पढ़ाई लिखाई में अच्छा था नहीं। और पढ़ाई लिखाई से आजकल आप मतलब खास करके उस ज़माने में आपको तोलते थे लोग कि पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है मतलब कि ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो बेयरली पासिंग मार्क्स आते थे मेरे स्कूल कॉलेज में इंजीनियरिंग में, तो पूरी दुनिया मुझे उस नज़र से देखती थी कि इसका तो कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ नहीं करने वाला है ज़िंदगी में, और जस्ट अनदर लोली क्रीचर इन दिस वर्ल्ड। बट जब मैंने एवरेस्ट क्लाइम कर लिया, वही स्कूल के दोस्त, वही कॉलेज के दोस्त, वही रिलेटिव्स पूरी दुनिया में हक से कहते हैं कि ये साला मेरा दोस्त है, ये मेरा कजिन है, ये मेरा भांजा है, या ये मैं इनका अंकल हूँ, या ये मेरे फैमिली से है, ये मेरे रिलेशन में आता है। तो ये बहुत सारे बदलाव मैंने लोगों में देखे। बट आई थिंक ये इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। अच्छा लगे ना लगे वो तो हमारा प्रॉब्लम है, लेकिन दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। जब भी आप कुछ नहीं होते तभी कोई कुछ नहीं देता आपको, कुछ नहीं सपोर्ट करता आपको, लेकिन जब आप थोड़ा कुछ बन जाते हो, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी अराउंड यू, एवरीबडी वॉन्ट्स अ लिटिल पीस ऑफ यू, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो आई थिंक ये तो बहुत ही नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ है, एंड आई डोंट ब्लेम देम बिकॉज इन सम वेज और दी अदर हम भी ऐसा ही करते हैं लोगों के साथ, हमारे आसपास में जो लोग हैं उनके साथ। तो जैसे अगर कोई सेलिब्रिटी आ गया हमारे सामने तो कैसे नाचते हम लोग उनको देख के, कैसे फड़फड़ाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे फील्ड का अचीवर आया जो फेमस नहीं है तो हम उसको इतना दाद नहीं देते, उससे वैसे हम नहीं देखते, तो हम भी वैसा ही करते कहीं ना कहीं। तो आई थिंक इट्स ओके, आई मीन या बट वही है कि जिस फूल की सुगंध सबसे अच्छी है वहीं पे सबसे ज़्यादा मक्खियाँ आती है, तो आने दो। हाँ, मेरा तो काम है सुगंध देना। तो भाई अभी आपका ऐसा हो गया है कि सब लोग जानते हैं, मतलब मोस्टली सब लोग, तो या इट्स अ प्राउड मोमेंट। धीरे धीरे वो तो कॉन्सिक्वेंस है, लोगों का जानना पहचानना, ये सब तो कॉन्सिक्वेंस है। आई जस्ट डू व्हाट आई लाइक एंड आई डू इट विद एब्सोल्युटली ऑनेस्टी, बाकी सब तो कॉन्सिक्वेंस है। मुझे जब गाली देते थे तभी भी फ़र्क नहीं पड़ता था, और जब मेरी तारीफ़ करते तभी फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। दोनों ही एक्सट्रीम है, दोनों ही आपको या तो गिराएगी या तो आसमान में उड़ाएगी, दोनों ही डेंजरस है। आप इंसान हो, आपको अपने ज़मीन से गड़े रहना है बस, आपको उड़ना नहीं है, पंछी नहीं हो आप वो ज़मीन से गड़े रहना है बस। ग्रेट थॉट सच में। तो चलो माउंट एवरेस्ट के इधर जाते हैं। तो मुझे जानना है कि मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें मैंने देखा था कि टू वेज थे, एक नेपाल साइड और एक चाइना साइड, और आप लोग ने चाइना साइड मतलब चूज़ किया जाने के लिए, तो मुझे उसके बारे में जानना है कुछ। बिल्कुल। सो एवरेस्ट चढ़ने के मेजर 2 रास्ते हैं, मतलब मेजर 2 रास्ते नहीं, 2 कंट्रीज में बॉर्डर शेयर करता है एवरेस्ट पहाड़। वन इज नेपाल, वन इज चाइना। So the first climb that happened by Sir Edmund Hillary and Sir Tenzing Norgay
इन्होंने जो रूट लिया था वो नेपाली साइड से था, नेपाल साइड का रूट। तो आफ्टर दैट द नेपालीज रूट बिकेम वेरी वेरी फेमस, इट बिकेम वेरी वेरी आइकॉनिक, बिकॉज वहाँ से उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे क्लाइम्स हुए जो हिस्ट्री में गए, एंड जो उस रूट के पढ़ाव है वो भी काफ़ी फेमस हो गए उस क्लाइम्स के बाद। तो लोगों के मन में नेपालीज रूट प्राइमरी रूट बन गया इसके वजह से। तो 95% लोग जो एवरेस्ट क्लाइम करते हैं आज के तारीख में भी वो नेपालीज रूट यूज़ करते हैं, साउथ साइड पहाड़ का। दूसरा रास्ता है चाइनीज साइड से, नॉर्थ फेस जो है एवरेस्ट का, वहाँ से एक रास्ता है नॉर्थ ईस्ट रिज रूट करके। तो जब से मैंने एवरेस्ट का सपना देखा था तब से आई ऑलवेज इमेजिन माई सेल्फ, आई डोंट नो व्हाई, मतलब कोई रीजन नहीं है इसका, बट आई ऑलवेज इमेजिन माई सेल्फ क्लाइंबिंग फ्रॉम द नेपालीज साइड, फ्रॉम द चाइनीज साइड, फ्रॉम द नॉर्थ फेस। सो हमेशा से वो माइंडसेट था कि वहाँ से क्लाइंब करना है। और दूसरा रीज़न मैंने वहाँ से चूज़ इसीलिए किया क्लाइंब करना, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे 2019 में जो एवरेस्ट पे ट्रैफिक जैम हुआ था उसके बारे में न्यूज़ सुनी होगी। तो ये चीज़ तो गए 10 साल से हो रही है। एंड ट्रैफिक जैम मतलब क्या, हायर अप ऑन द माउंटेन जब सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लाइंबर्स जब वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, जब चल रहे एक के पीछे एक, तो अगर कोई एक स्लो क्लाइंबर भी आपके आगे लाइन में है तो पूरी लाइन स्लो हो जाएगी। एंड अगर आप अब अपने पेस पे नहीं चल पाते हो वहाँ पे तो बहुत चीज़ें हो सकती है जो अच्छी नहीं है, जैसे फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है जिसमें आपको अपनी उंगलियां काटनी पड़ सकती है। तो ये सब चीज़ें हर साल हो रही थी, मैं देख रहा था। सो ये मुझे मेरी उंगलियां और जान बहुत प्यारे है, देखो 10 के 10 लेके आ गया वापस में। तो सो इसलिए मैंने चूज़ किया था कि मैं चाइनीज साइड से क्लाइंब करूँ जहाँ पे ये ट्रैफिक जैम का प्रॉब्लम नहीं होता। सो आई थिंक ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से मैंने वहाँ पे चूज़ किया क्लाइंब करना। बट चाइनीज साइड ऑफ द माउंटेन इज मच मोर डिफिकल्ट, इट इज़ मच मोर चैलेंजिंग देन द नेपालीज साइड। ओके तो उससे पहले आप लोग मतलब जब स्टार्ट करते हो उससे पहले मैंने देखा एक पूजा सेरेमनी होता है जो मुझे बहुत फन लगा, तो उसके पीछे का रीजन क्या है वो पूजा सेरेमनी? वो पूजा सेरेमनी आप लोगों ने जो वीडियोस देखा होगा जो मैंने डाला है मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो तो इज जस्ट अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द सेरेमनी। बाकी जो प्रॉपर पूजा सेरेमनी होती है वो 4-4.5 घंटे की होती है। सो बेसिकली पूजा क्यों करते हैं वहाँ पे, जो शेरपा लोग हैं, जो लोकल कम्युनिटी है वहाँ पे, उनका ये मानना है कि जब तक आप पहाड़ों के भगवान से परमिशन ना मांगो क्लाइंब करने की, तब तक क्लाइंबिंग की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। सो बेसिकली ये इन शॉर्ट वही है। तो 4-4.5 घंटे की सेरेमनी होती है, लामा वगैरह आते हैं वहाँ के जो लोकल प्रीस्ट होते हैं, लामा मतलब लोकल प्रीस्ट वहाँ के उस कल्चर के, बुद्धिस्ट कल्चर के। तो 4-4.5 घंटा प्रॉपर पूजा सेरेमनी होती है। और जो फन पार्ट जो आपने देखा था वो तो अलग चीज़ है। वो तो जैसे हम लोग हिंदू कल्चर में फॉर एग्जांपल किसी भी पूजा के बाद प्रसाद खाते हैं हम लोग ना, मीठा, तो बुद्धिस्ट कल्चर में रम और बियर रखते हैं प्रसाद के तौर पे। तो कुछ अलग ही था। हाँ, तो पूजा सेरेमनी तो हो गई, फिर पार्टी करते हैं हम लोग वो रम और बियर लेके, एंड फिर मतलब इट्स लाइक द लास्ट बिट ऑफ party, last bit of fun before things get real, things get serious on the expedition. So yes, this puja ceremony marks the official beginning of the expedition basically. ओके तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या था पूरे जर्नी का, मतलब आपको सबसे ज़्यादा कब ये फील हुआ वो डिफिकल्ट पार्ट? हाँ यार डिफिकल्टी कंपेयर करना मुझे नहीं आता है, बिकॉज एवरी रूट, every section on Everest, every aspect of Everest presented अपनी यूनिक चैलेंजेस और अपनी यूनिक ब्यूटी। तो ये चूज़ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि कौन सा रूट, कौन सा पार्ट डिफ़िकल्ट था। बट अगर चूज़ करना ही है, एंड थोड़ा सा मेरा आंसर सरप्राइजिंग लगेगा आप लोगों को, क्लाइंबिंग में तो फटती अच्छी खासी, क्लाइंबिंग में तो बैंड बजती अच्छी खासी, वो तो होती है, वो तो होनी ही, वो तो पता ही थी। लेकिन जब भी हम बेस कैंप पे वेट कर रहे थे वेदर विंडो के लिए, तो यूजुअली ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। सो 10 मई के आसपास हमारे रोटेशंस पूरे हो गए थे।
रोटेशंस मतलब हमारा जो एक्लेमेटाइज करने के लिए हम पहाड़ों में ऊपर नीचे करते हैं वो पूरा हो गया था। एंड वेदर विंडो आ जाती है अराउंड 15-16 मई के आसपास। बट इस साल वेदर सिस्टम कुछ अलग ही चल रहा था। एंड 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में कुछ हमें दिख ही नहीं रहा था वेदर विंडो। एंड मई एंड तक क्लाइंबिंग सीजन खत्म हो जाती है, देन मॉनसून्स कम्स इन। सो थोड़ी सी नर्वसनेस, थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा था हम सबको बैठे बैठे वहां पे कि अगर वेदर विंडो आया ही नहीं तो क्या होगा। इतने पैसे डाले हैं, इतनी मेहनत की है, तो पूरा 1 साल और डिले हो जाएगा। तो I would say this waiting period at the base camp was in a way the most challenging part for me, because आजकल के जो हमारे उम्र के लड़के लड़कियां हैं उनको करना आता है बहुत कुछ, लेकिन नहीं करना नहीं आता। शांत बैठना, पेशेंट रहना ये नहीं आता है। तो वो डे आफ्टर डे व्हेन यू आर एट बेस कैंप, और बेस कैंप दैट 17,000 फीट, यहाँ पे कुछ करने को नहीं है। टेंट में घुसे रहते हो आप, ना ही इंटरनेट आता है ढंग का, ना ही आप मतलब करने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास टाइम पास। जस्ट बैठे हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कर लेते हो आप, और बातें भी यही होती है कि आपको क्या लगता है कब आएगा वेदर विंडो, आज देखो मौसम ऐसा लग रहा है। यही सब बातें जो आपको और आपका दिमाग खराब करता है। प्लस जब भी आप किसी से बात भी नहीं कर रहे हो, आप अपने थॉट्स के साथ अकेले हो। एंड अपने थॉट्स के साथ अकेला रहना इतनी स्कैरी चीज होती है लोगों के लिए, इसलिए तो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करना है। अगर कुछ नहीं कर रहे तो फोन में जस्ट स्क्रॉल कर रहे, कोई इंटेंशन नहीं, कोई गोल नहीं, कुछ नहीं, जस्ट स्क्रॉल कर रहे हैं ऐसे। कुछ नहीं तो पैर हिला रहे हैं, सर हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, खुजा रहे हैं। कुछ नहीं तो लोगों से बात कर ली, कुछ नहीं तो बुक्स पढ़ लिया, कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है। क्यों? बिकॉज अपने थॉट्स के साथ अकेला रहने में लोगों को डर लगता है। तो वहाँ पे तो कुछ करने को है नहीं, आप और अपने थॉट्स। तो मैंने तो काफ़ी खुद पे काम किया था, खुद के थॉट्स के लेवल पे काम किया था। तो मेरा माइंड कभी मेरे अगेंस्ट गया नहीं कभी, वो बट ये वेटिंग पीरियड वाज प्रॉब्ली द मोस्ट चैलेंजिंग पीरियड आई वुड से फॉर मी ऑन एवरेस्ट। बाकी क्लाइंबिंग में तो फटती है अच्छी खासी। तो मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो? सो मेंटल हेल्थ की बात करें तो यार, नॉट जस्ट फॉर एवरेस्ट, लाइफ के हर एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट होता है। बट अगर मैं एवरेस्ट का एग्जांपल लेके बात करूं, मैं एवरेस्ट की बात करूंगा, लेकिन आप लोग अपने लाइफ से रिलेट करना है इस चीज को, ठीक है? वी ऑल नो हाउ टू बी फिजिकली फिट। हमें स्कूल से सिखाया गया है कि एक्सरसाइज करना है, खाना अच्छा खाना है, एक्टिव रहना है, बेसिक चीजें सबको पता है। ये दुनिया में कोई इंसान नहीं जिसको नहीं पता है कि फिजिकली फिट कैसे रहना है। करते नहीं है, रहते नहीं है, वो अलग बात है, वो उनके कंपल्शंस है जिसमें फंसे हुए लोग, वो अलग बात है। लेकिन मुझे तो याद नहीं, एटलीस्ट मेरी स्कूल में, मेरे कॉलेज में, मेरे घर पे किसी ने मेंटल हेल्थ की बात की हो कि मेंटली कैसे फिट रहना है। और अगर मेंटल हेल्थ की बात करते भी थे तो लगता था कि लोगों को कि कैसा वीक आदमी है, कैसा कैसा फुद्दू आदमी है, कि कुछ मतलब, तो वैसा इमेज बना हुआ था व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप अबाउट द मेंटल हेल्थ एरिया। एंड आई रियलाइज दिस वेरी अर्ली ऑन इन माई लाइफ कि दिमाग नहीं कहूंगा, अपने माइंड पे कैसे काम करना है, अपने इमोशंस पे कैसे काम करना है। बिकॉज हम लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं इन 3 डायमेंशंस ओनली, मोस्ट पीपल, फिजिकली, मेंटली और उसके थोड़ा नीचे इमोशनली। तो फिजिकली पे काम कर रहे हो और मेंटल और इमोशनल पे काम नहीं कर रहे हो तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा। तो मेंटली एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए यू नीड टू बी एब्सोल्युटली मोर मेंटली फिट देन फिजिकली, बिकॉज आप कितने भी स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर हो, देयर विल बी अ डे when your body will give up, then मतलब जब physically बैंड बजेगी आपकी, that's when your mind needs to take over, that's when you need to। और mind क्या है? अगर आप मतलब कि लोग कभी सोचते नहीं, कभी पूछते नहीं अपने आप को कि ये माइंड, जिसको हम माइंड कहते हैं, वो है क्या? माइंड वही तो है जो हम अपने आप को कहते हैं, जो अपने आप को हम कहानियां कहते हैं, वही तो माइंड है। वही तो जो हम खुद को कहते हैं, उससे ही तो हमारी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ अफेक्ट होती है। हमने किसी चीज को देखा,
किसी सिचुएशन में है, कुछ हुआ, उससे हम उस सिचुएशन से हम रिएक्ट करते, रिएक्शन इन द वे हम थॉट्स के लेवल पे अपने आप को उस चीज के बारे में कुछ कहते हैं। तो ये स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, वहां तक मैं कहूंगा कि डिप्रेशन हो गया, ये इसलिए होता है ताकि हम खुद क्योंकि हम अपने आप को जो कहानियां मन में कहते हैं, दिमाग में कहते हैं, वो सही नहीं है, वो एकदम नेगेटिव तरीके की है और उस पर कोई हमारा कंट्रोल भी नहीं है। तो अपने आप पे काम करना, अपने माइंड पे काम करना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, खास करके जब मैं एवरेस्ट पे हूँ, क्योंकि जब फिजिकली बैंड बजी हुई है तब मेंटली अगर मैं अपने आप को कुछ उल्टी सीधी कहानियां कहने लगूँ तो वहाँ पे मैं मतलब देयर आर हाई चांसेस दैट समथिंग रियली माइट गो रॉन्ग। सो मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था सिंस द एज ऑफ 20-21 ईयर्स ओल्ड, जस्ट just trying to understand my mind, not trying to control my mind, just trying to understand my mind, because दिमाग को कंट्रोल आप कर ही नहीं सकते। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि जिसके बारे में सोचना है सोच, बस बंदर के बारे में मत सोचना अभी, तो साला कुछ नहीं आएगा दिमाग में, सिर्फ बंदर ही आएगा दिमाग में। तो दिमाग को कंट्रोल करना ये बेवकूफ़ों वाला अप्रोच है, बट एक दूसरा तरीका है माइंड को समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ड्राइविंग सीखनी है तो आप ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के पास जाके ये नहीं कहते कि मुझे गाड़ी कंट्रोल करना सीखा। अगर आप बोलोगे कि मुझे गाड़ी कंट्रोल करनी हो, बोलेगा नहीं, यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स, द फंडामेंटल्स, हाउ द स्टीयरिंग वर्क्स, हाउ द गियर्स वर्क, हाउ क्लच वर्क्स। तो दिमाग का फिर गाड़ी का कंट्रोल अपने आप आ जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा कंट्रोल। तो ऐसा ही कुछ दिमाग के लेवल पे भी होता है, माइंड के लेवल पे भी होता है, इमोशंस के लेवल पे भी होता है। जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ योर माइंड वर्क्स, how your thoughts work, how one thought connects to the other, how another thought connects to the other, and उन thoughts की वजह से वो फीलिंग जो आपके अंदर पैदा होती है वो कैसे होती है, वो क्यों होती है, क्या बोलते हो तो क्या फील होता है, क्या बोलते हो तो क्या नहीं फील होता है। तो इन चीज़ों को समझना ही है जो आपको अपने माइंड पे कंट्रोल देगा। तो what I used to do was just simply throughout the day, whatever I used to do, I used to be just aware about what is going on in my mind. For example, not for example, as a third person I used to see my mind. जैसे अगर मैं ये एग्जाम्पल हर जगह देता हूँ कि अगर एक नदी बह रही है जो आपके थॉट्स है, आप अपने थॉट्स को एज अ रिवर समझो, ठीक है। सो मैं जहाँ भी हूँ, चाहे मैं लोकल ट्रेन में जा रहा हूँ, चाहे मैं वॉक कर रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, आई एम जस्ट वेरी अवेयर ऑफ माई थॉट्स एंड मैं देख रहा हूँ कि वो थॉट्स कैसे आ रहे, कैसे जा रहे। एंड अगर हर कोई ऐसा कर सकता है, इसी को मैं कहता हूँ टू बी मेडिटेटिव। मेडिटेशन करना नहीं है घोचू की तरह बैठ के आंख बंद करके, उससे कुछ नहीं होने वाला है अगर सही समझ से ना करो तो। बट द आइडिया इज टू बिकम मेडिटेटिव इन वॉट एवर यू आर डूइंग। एंड आई थिंक ये खुद पे जो मैंने काम किया, माइंड पे, इमोशंस पे, आई थिंक इसने मुझे एवरेस्ट पे व्हेन थिंग्स वर नॉट गोइंग इन माय फेवर, व्हेन थिंग्स वर नॉट गोइंग राइट, काफ़ी हेल्प किया मुझे। सो बहुत ज़रूरी होता है मेंटल हेल्थ, नॉट जस्ट फॉर एवरेस्ट बट फॉर लाइफ इन जनरल। ओके, तो आपको मतलब कैसा लगा जब आप एकदम टॉप पे पहुंच गए और वो रिएक्शन कैसा था? तो मुझे वो जानना है। मतलब बहुत इतना मेहनत करके आप वहाँ पहुंचे तो कुछ तो ऐसा फील हुआ होगा, तो वो बताओ मुझे उसके बारे में। 100% यार, उस मोमेंट के लिए मैं 9 साल से वेट कर रहा था। एंड आई विल जस्ट टेक यू थ्रू हाउ दैट लास्ट होल थिंग वाज। अराउंड 50 फीट पहले, समिट के पहुंचने के पहले, एक फाइनल स्लोप आता है, काफ़ी स्टीप है बट फाइनल स्लोप आता है एक, जहाँ से आपको एक्चुअल समिट दिखता है अभी, जिसके ऊपर प्रेयर फ्लैग्स लगे हुए। ये जैसे ये प्रेयर फ्लैग्स है ना, ये मेरे पीछे, तो वैसे ही प्रेयर फ्लैग्स वहाँ पे जो भी क्लाइंबर्स जाते हैं हर साल वहाँ पे लगाते हैं उसको एज एन ऑफरिंग टू द माउंटेन गॉड्स। तो वो प्रेयर फ्लैग्स देखे, मतलब मुझे लगा कि यस, प्रेयर फ्लैग्स मीन्स दिस इज द समिट, यू नो। सो मैं, आई एम नॉट अ वेरी इमोशनली अनस्टेबल पर्सन, एज आई सेड। कंपल्सिवली ना ही खुशी होती है, ना ही दुख होता है, ना ही कुछ कंपल्सिवली फील नहीं होता। मतलब इन रिएक्शन टू अ सिचुएशन कुछ फील नहीं होता।
अगर कुछ फील करना है तो बहुत कॉन्शियसली करता हूँ मैं, और जितना रिक्वायर्ड है वहां तक ही करता हूँ। किसी पे गुस्सा करना है तो बहुत ही कॉन्शियसली करता हूँ, ओनली हाउ मच इज रिक्वायर्ड। अगर रोना है किसी के सामने उसको दिखाने के लिए कि थोड़ा सा इमोशनल हूँ मैं, अगर कोई मतलब गर्लफ्रेंड वगैरह है तो थोड़ा बहुत रोना धोना करना पड़ता है, तो वो कंट्रोल में ही रोता हूँ मैं। बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी आउट देयर, माई इमोशंस वेंट कंप्लीटली आउट ऑफ माई कंट्रोल, and I realized, you know, 9 years of a dream is about to come true, 9 years of a journey is about to come true, and just got down on my knees and started crying like a baby, 50 feet away, मतलब काफ़ी दूर हूँ अभी भी मैं, and the tears that were coming out of my eyes were getting frozen on my cheeks, and it was crazy यार, मज़ा आ गया था। and मेरा शेरपा आया, मेरा गाइड आया, मुझे पूछा क्या हुआ भाई, तू मतलब आ रही हो ओके करके, तो मैंने बोला नहीं नहीं, तो खुशी के आंसू है। उसने मुझे सर पे मारा, ऐसे बोला कि अभी दूर है समिट, वहाँ जाके रो, यहाँ से उठ, चलने लग अभी। तो मैंने बोला नहीं सही बात है दाई, तो चलने लगा वहाँ से, एंड आई टुक दोज लास्ट फ्यू स्टेप्स टुवर्ड्स द वेरी टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एंड मुझे याद है यार, मतलब द टीयर्स कमिंग आउट ऑफ माई आईज वर नॉट स्टॉपिंग, एंड वो लास्ट स्टेप्स लिए मैंने, एंड जब भी मैं ऊपर पहुंचा तभी ऊपर कोई नहीं था ऊपर, आई हैड द होल टॉप ऑफ द वर्ल्ड टू माई सेल्फ। एंड वहाँ पे एक छोटी सी बुद्धा की स्टैचू है, इतने ये साइज़ की, जो हर साल जो क्लाइंबर्स पहले पहुँचते वहाँ पे वो वहाँ पे रखते हैं स्टैचू। तो आई जस्ट हेल्ड द स्टैचू, मेरा सर रखा मैंने स्टैचू पे, एंड आई जस्ट थैंक्ड द माउंटेन गॉड्स की थैंक यू फॉर ओपनिंग योर गेट्स फॉर मी, थैंक यू फॉर कीपिंग मी सेफ, थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड जब मैं उठा एंड उस स्टैचू के बाजू में जो हाईएस्ट पॉइंट था, एक्चुअल हाईएस्ट पॉइंट, वहाँ बैठा मैं ऊपर, एंड मैंने व्यू देखा, एंड वही व्यू जो मैंने 9 साल से पिक्चर्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज और ऐसे पॉडकास्ट्स में सुने थे जिन्होंने पहले एवरेस्ट क्लाइंब किया था, and to see that view in my reality in front of my own eyes, it was something else. It was 1,000 folds more beautiful, 1,000 folds more real. Obviously it was real because I was there but वो feeling कुछ और ही थी। and just on the eastern side, when I reached the top, I saw the sun rising, and I just smiled and just thought कि as a 15-year-old, as an innocent 15-year-old, मैंने खुद को प्रॉमिस किया था कि मुझे इस वर्ल्ड के हाईएस्ट पीछे सनराइज देखना है। एंड 9 years later I was there against all odds, looking down at that sun, watching that sunrise, and कमाल का पावरफुल मोमेंट था मेरे लाइफ का ये। एंड आई रियलाइज्ड एक सपने की ताकत, अ पावर ऑफ अ ड्रीम दैट मॉर्निंग। एंड वो व्यू कैसा था ऊपर से, मुझे बहुत लोग पूछते हैं। बहुत मुश्किल है इसको वर्ड्स में आर्टिकुलेट करना, बट या सो यू कैन सी द कर्वेचर ऑफ दिस अर्थ on all sides. If you see on the left, you can see the earth go round, on the right you can see the earth bend, and you are above every cloud that is there on this planet. You are above all the clouds, and because I reached at 5 a.m. in the morning, so the sunrise had just happened, and I could see that the whole western side का sky was still dark. वहाँ पे अभी भी रात है. The western side of the land was still under the night sky, the dark sky, and eastern side पे sun आ रहा है ऊपर, and धीरे धीरे रात को दिन में convert होते हुए देख रहा हूँ मैं. Light traveling on the earth, light traveling in the sky. रात को दिन में convert होते हुए देख रहे हो आप. And all these big mountains like Mount Lhotse, Mount Kanchenjunga, Mount Makalu, Mount Shoyu, all these big mountains are all below you, looking like small rocks, small pebbles I would say. And on the western side जब sun थोड़ा सा ऊपर आया तो एक perfect triangular shadow एवरेस्ट की फॉल हो रही थी इस अर्थ के होराइजन तक. एक प्रॉपर ट्रायंगल होता है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब एक प्रॉपर ट्रायंगल. वो शैडो मैंने देखी वेस्टर्न साइड पे, एंड क्या ही बताओ यार,
I was all alone up there, and being the highest man in the world for a few minutes, for a few instances, it was a very very powerful moment. And बैठा वहाँ पे and I just took in the view, and कोई thoughts नहीं थे mind में, कोई कुछ नहीं था mind में, just था वहाँ पे present as I could be in that moment, trying to soak it all in. क्या बताओ यार, मतलब whenever I close my eyes I can see that view, मतलब I have goosebumps right now. but सही, I spent around 15-20 minutes on the summit, and बाद में धीरे धीरे people started coming up, and I clicked a few pictures and I left. ओके, तो मतलब ऐसा हुआ कि आपका पूरा वहाँ पर आपका ड्रीम कंप्लीट हो गया। मतलब कंप्लीट तो नहीं बोल सकते, मतलब वो टॉप आपको जो देखना था व्यू वो आपने देख लिया, मतलब वो जर्नी वाला। तो मुझे जानना है कि सबसे बेस्ट पार्ट क्या था ये एक्सपेडिशन का आपके? सबसे बेस्ट पार्ट एक्सपीडिशन का क्या था? Well, you know, people often ask me this question, what was the best part of the whole expedition? And they expect my answer to be, you know, reaching the top, reaching the summit. But इस स्टोरी को समझने के लिए, इस मेरे बेस्ट मोमेंट को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड देना ज़रूरी है. So when I was coming down from the summit after summiting, so to cut the long story short, I saw a man die in front of me on the second step. Second step करके एक section आता है एवरेस्ट पे. I saw a man die in front of me there. And coming out of that shock and keeping yourself composed, keeping yourself stable, rooted up there, कि you know, if this incident affects me and if I make one mistake I will die, you know. So it was very important for me to not lose my focus up there. So वहाँ से धीरे धीरे अपने आप को संभलते मैं आ रहा हूँ ये इंसिडेंट देखने के बाद. And then I think half an hour, 1 hour later, something really bad started happening to me health wise. My energy levels were dropping down real fast, up to a point where I was not able to walk. मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था अपने पैरों पर. And I was up there at 28,000 feet. And we had a forecast, we had gotten a message in our walkie-talkie saying that a huge storm is coming in the next 1.5 hours. And everybody on the mountain was going down. सब लोग नीचे जा रहे थे उस point पे. And I was there out there. बैठा हुआ वहाँ पे. My Sherpa was, I guess, 5-7 minutes behind me. And मैं वहाँ बैठा हूँ and I realized that if I'm not able to walk on my 2 feet, nobody is gonna come rescue me. मुझे कोई बचाने नहीं वाला. And if you cannot walk on your 2 feet, you will simply die up there in a matter of maximum 1 hour. So I had accepted कहीं ना कहीं मन में कि ये मेरा ज़िंदगी के आखिरी कुछ मिनट आवर्स है. And हालत बहुत ख़राब हो रही थी मेरी. एकदम चक्कर आ रहे थे, ब्लैकआउट्स हो रहे थे, एंड पैर में ताकत ही नहीं बची थी मेरे. सो बैठा हूँ वहाँ पे एंड आई एम जस्ट प्रेइंग टू द यूनिवर्स कि अगर आप सुन रहे हो, जो भी कहना है, भगवान कहना है, यूनिवर्स कहना है, जो भी कहना है, नाम अनेक रूप एक है सब. सो आई वाज जस्ट प्रेइंग टू द यूनिवर्स दैट इफ यू आर लिसनिंग टू मी, जस्ट गिव मी 30 seconds विथ माई लव्ड वंस, विथ माई फैमिली. एंड वो चीज़ें जो मैं उनको 24 साल में मेरी लाइफ के नहीं कही मैंने, वो बस 30 सेकंड में कह सकता हूँ मैं उनको. एंड आई फेल्ट सो स्टूपिड, so stupid for having wasted 24 years of my life for something which I could have said in 30 seconds. And in the face of death, जब आप मरने वाले होते हो, only and only that which is truly important, only and only that who is truly important, only that remains in your eye, in your mind, in your being. बाकी सब कचरा फिल्टर हो जाता है. एंड यू नो क्या फिल्टर हो गया था? एक चीज़ उस दिन, this joy, this idea that I have just 2 hours ago submitted Mount Everest. वो 9 साल का सपना कितना खोखला था. How hollow my dreams were, how stupid I was to dedicate my whole life just to dreams, just to your so-called goals, and not focus on the real aspects of life that we always ignore.
which are the people in your life, which are the basic things in your life, not just people, the basic things in your life. And this Everest held no value in face of death for me. But time once gone is gone, opportunity once gone is gone. मेरा शेरपा आया. After 5-7 minutes he came, he caught up with me, he saw me sit. And you don't sit on Everest, okay, especially on the summit push. You keep on walking, no matter what. You keep on walking. So he realized something is wrong with me, and he came to me, he asked me, what's wrong, brother? I said, I'm not able to walk, that you won't be able to help me out here. Please leave me, because otherwise you will put your life at risk. So he was like, no, I'm not leaving you here, and you're not gonna die. This is not how it ends today. उसने कुछ चीज़ें चेक की. आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ माई माइंड. मुझे तो होश था ही नहीं. बेयरली आई वॉज कॉन्शियस. ही इवेंचुअली, as it turns out, we realized my oxygen cylinder was running empty. So that's why I was feeling hypoxic, because I was breathing my own carbon dioxide in the oxygen mask. So it was a very, very stupid reason. And I was checking my oxygen regulator throughout the night. You see कितना level कितना बाकी है. But पता नहीं, उस वक्त मैंने देखा ही नहीं. I had a whole full new cylinder in my backpack. तो मेरे शेरपा ने ये रियलाइज़ किया जस्ट इन टाइम, एंड उसने तब तक उसका मास्क मुझे दिया फुल फ्लो पे रख के, ताकि मैं रिकवर कर जाऊँ. मीनवाइल ही हेल्प मी चेंज माई सिलेंडर, एंड हो गया ठीक है, बिकॉज नथिंग वॉज रॉन्ग विथ मी पर्स. आई वॉज जस्ट बिकमिंग हाइपोक्सिक, बिकॉज वो ऑक्सीजन मुझे इनफ नहीं मिल रहा था. तो वहाँ से रिकवर हुआ मैं. तो व्हाट वाज द बेस्ट मोमेंट, वो समझने के लिए ये स्टोरी समझनी ज़रूरी थी. सो जब भी मैं मुंबई एयरपोर्ट पे आया वापस एक्सपीडिशन के बाद, जब भी मैं गेट एग्जिट कर रहा था, तभी मैंने वही 2-3 चेहरे देखे. those 2-3 faces I saw on the airport, which I was desperately praying in my dying hours that if you're listening to me, God, universe, जो भी कहना है उसको, just give me 30 seconds with them. And suddenly this you know, मैं एयरपोर्ट के बाहर जा रहा हूँ मेरा ट्रॉली लेके, हैवी ट्रॉली लेके, एंड सडनली वो गेट पे रुक गया मैं 1 सेकेंड के लिए, एंड जस्ट रिमेंबर्ड द डेस्परेट prayers of that dying man at 28,000 feet, who had no chance of living, who had accepted his fate that I'm going to die. उसको 30 seconds नहीं, थोड़ा और ज़्यादा दिया यूनिवर्स ने. A little bit more than 30 seconds I got to live my life in a more profound way, to be with the people I love in a much better way. Because हम ऐसा ही करते हैं ना, जो हमारे सबसे ज़्यादा जो करीब होते हैं हमारे लोग, हमारे माँ बाप से ज़्यादा कौन करीब है, उन्हीं को हम सबसे दूर रखते हैं, स्पेशली इन आवर ग्रोइंग अप ईयर्स. सो ये चीज़ें मैक्सिमम लोगों को बहुत लेट समझ में आती है, बट लकीली मुझे समझ में आई, एंड आई डोंट टेक दिस फॉर ग्रांटेड. एंड जब भी मैं उनकी तरफ चल के जा रहा था, जस्ट मैंने खुद को प्रॉमिस किया कि द बैगेज ऑफ नेगेटिविटी एंड ऑल द नॉनसेंस दैट वी कैरी ऑन आवर शोल्डर्स, मैं उसी दिन उसी एयरपोर्ट पे छोड़ के आ गया एज अ लाइट मैन, एज अ कम्प्लीटली फ्री मैन. एंड लाइफ उसके बाद बहुत ही सिंपल रही है, बहुत सॉर्टेड रही है. कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं करता हूँ, फालतू के लोगों से नहीं जुड़ता हूँ, फालतू की जगहों पे एनर्जी नहीं डालता हूँ, बिकॉज अपने मौत को अपने सामने देखना और वापस और उस दिन ना मरना इज़ अ बिग rebirth, a big bonus life for me, I would say. And you don't waste your bonus of anything, let alone a bonus life. तो अभी जो थोड़ा सा टाइम बचा है, जितना भी होगा मेरी लाइफ में, उसको अच्छे से जीना है बस. And I think that airport, seeing those 3 to 4 faces was the best moment for me in the whole expedition, I would say. बोलना है कि अगर किसी को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, किसी और का भी ड्रीम, अभी ऑब्वियसली 15 इयर्स में आपको ड्रीम था, तो ऐसे बहुत लोग होंगे जिनका ड्रीम होगा और उन लोग कभी शायद कर भी रहे होंगे उसके लिए मेहनत. तो आपको उनको कुछ मैसेज देना है, उनके बारे में कोई एडवाइस? मैसेज तो ऐसा कुछ है नहीं, बट सिंपली एक ही चीज़ कहूँगा मैं कि अपने कोर्सेज करो, क्लाइम अ लॉट ऑफ पीक्स, 6,000-7,000 मीटर माउंटेन्स बिफोर यू इवन प्लान योर एवरेस्ट एक्सपीडिशन. बहुत ज़रूरी है.
invest at least 1.5 years dedicated time in building yourself up physically and mentally भी उतना ही टाइम डालना है, सिर्फ फिजिकली लगे हुए हो जिम में पहाड़ों में ऐसा नहीं करना है, इस लेवल पे भी काम करना है, बहुत ज़रूरी है ये. द बिगर मसल इज़ हियर आई वुड से, सो इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है. एंड बहुत सारे यंग लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं और उनमें मुझे एक ही चीज़ दिखती है, इम्पेशंस. बहुत जल्दी करना है उनको सब, तो जल्दी का काम करने जाओगे फिर जैसे पीक पे शॉर्टकट लेने जाओगे आप तो फंसोगे, मरोगे और लोगों को मारोगे. बहुत ही ब्लंटली बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही सीधा बोल रहा हूँ मैं. तो देर आर नो शॉर्टकट्स टू द टॉप. You have to invest the right amount of time, you have to go through the right steps, you have to invest the right amount of energy, because अगर आपको करना है तो ढंग से करो, अच्छे से करो. Make sure you have a good experience there, make sure people around you have a good experience, and shortcuts मत लेना. अगर shortcuts लेना है तो मुझे contact मत करना, और अगर आपको अच्छे से करना है तो I'll be able to help you out in whatever way I can, and you are more than welcome to contact me. थैंक यू पार्थ, आज मेरे साथ मतलब ये आपका जर्नी शेयर करने के लिए. बहुत अच्छा लगता है कि हमारे इंडिया का लड़का मतलब ऐसा जिसने माउंट एवरेस्ट चढ़ा, अपना ड्रीम पूरा किया. मतलब मैं कब से पता है ये इंटरव्यू के लिए वेट कर रही थी कि कब मुझे आपका रिप्लाई आएगा और मैं कब लूँगी ये इंटरव्यू, और फाइनली आज हो गया. बहुत खुशी हो रहा है. तो मुझे ये सब लोग के साथ शेयर करना है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने तो सब मतलब किया था आपके बारे में रिसर्च वगैरह. तो ये वीडियो देख के बहुत लोगों को पता चलेगा, और अगर उनका ड्रीम है ये तो वो हेल्प करेगा ये वीडियो उनको कंप्लीट करने के लिए. वो मे भी थोड़ा सा हेल्प किक देगा एक. Absolutely 100%. एंड यही आइडिया है कि why I go and speak at various places. अलग अलग जगहों पे जाके मैं यही सेम स्टोरी, सेम जर्नी शेयर करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर it reaches the right kind of people, मतलब you know if कहीं ना कहीं लाइफ में अटके होते हैं हम, तो एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया थॉट प्रोसेस अगर आपके पास आता है तो उसमें से निकलना बहुत आसान हो जाता है. एंड ऐसा मैं wherever I go I see कहीं ना कहीं मेरे वर्ड्स लोगों को इम्पैक्ट करते हैं. एक जिस तरह से वो लाइफ को देखते हैं उसमें परसेप्शन में शिफ्ट आता है. सो थैंक यू सो मच अदिति फॉर इन्वाइटिंग मी. एंड अरे मुझे आपको पूछना था, आपका पॉडकास्ट का नाम अदिति है. वेयर इज माई टी यार? हाँ, क्योंकि इसके पीछे काश मिल के कर पाते ये पॉडकास्ट, बट अभी ये कोरोना के वजह से ज़्यादा ट्रैवलिंग सेफ नहीं है. आई नो तो यार पक्का मिलते हैं एक दिन और पीते हैं चाय. आपको पसंद है कि नहीं चाय, कॉफ़ी? हाँ यस, मतलब आई डोंट ड्रिंक रेगुलरली, मतलब but I can enjoy occasionally over a good company. Why not? Okay, so thank you so much पार्थ आज इधर आने के लिए मेरे साथ. काफ़ी अच्छा लगा आपको मिलके. Same here, thank you.